समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम चर्चा करते आ रहे हैं व्यक्तित्व विकास का, कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे सदा सदा के लिए अमर बना देता है। हम महापुरुषों को देखते हैं, ये उनका व्यक्तित्व ही है जो आज भी हमारे जेहन में, हमारे हृदय पटल पर अंकित है। अपने गुणों के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने सदाचार के माध्यम से वो भले चले गए, लेकिन उनका सदाचार, उनका व्यक्तित्व आज भी लोगों के दिल में जीवित है। हम भी क्यों ना ऐसा ही व्यक्तित्व बनाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें, और जब तक हम इस संसार में रहें तब भी लोग आदर्श के रूप में हमारी ओर देखें। इसीलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, व्यक्तित्व विकास की जब से हमने चर्चा करनी शुरू की है, तब से बहुत सारी ईमेल्स, लोगों के पत्र हमारे पास आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने कुछ ईमेल्स आपके सामने रखे थे, लोगों के जो प्रश्न थे। आज भी हमारे पास कुछ ईमेल हैं भ्राता जी, उन्हें मैं लूँगा एक एक करके, जिनका जवाब हम आपसे चाहेंगे। बिल्कुल। पहला भ्राता जी जो हमारे पास मेल आया है, ये आया है सीतापुर छत्तीसगढ़ से। नरेन किरकेट्टा जी लिख रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ। कुछ लोग मेरे प्रति सहानुभूति जताते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं। शारीरिक व्यक्तित्व के हिसाब से तो मैं शायद कभी भी आकर्षक न बन पाऊं, लेकिन मैं अपने व्यक्तित्व में ऐसा क्या शामिल करूं जो मेरे अंदर की हीन भावना भी समाप्त हो और लोग मुझ पर हंसने या सहानुभूति जताने के बजाय गर्व करें, आदर्श रूप में देखें। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि निश्चित रूप से शारीरिक रूप से तो अब ये बहुत चमकदार पर्सनालिटी वाले नहीं बन पाएंगे जी। इसको तो स्वीकार करके पहले तो अपने मन को शांत रखें जी। दूसरा, ह्यूमन मेंटालिटी भी समझ लें। कुछ लोगों की थोड़ी मेंटालिटी होती है ऐसे केसेस में सहानुभूति दिखाना, वो इसको मानवता समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे ढंग के होते हैं जो जरा मजाक भी करेंगे, थोड़ा हंसेंगे। ऐसे लोगों के साथ मुस्कुरा देना उनका एक सही उत्तर है। अगर उनके कमेंट्स या उनकी जोकिंग देखकर ये परेशान होंगे तो इनकी व्यक्तित्व में कोई रौनक नहीं आएगी। इसलिए उसको मुस्कुरा कर पूरा कर लेना, ये जानते हुए कि ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। रही बात, तब ये अपनी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो इन्हें अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी योग्यता डेवलप करनी होगी जो इनमें है, उसको इतना डेवलप कर लें कि उस पर संसार को गर्व हो। जैसे कर लेते हैं ना, बिना हाथ भी कट गए, पैर भी नीचे से कट गए। एक व्यक्ति ने पेंटिंग की ना, पेंटर बना बहुत फेमस, एक फोटोग्राफर बना बहुत फेमस। ऑस्ट्रेलिया में एक मोटिवेटर गुरु हैं भ्राता जी, उनका भी हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ऐसी ही इनको कोई योग्यता जो इनके पास पहले से ही हो उसको बहुत विकसित कर लेना चाहिए। दूसरे, इनको विशेष ध्यान देना चाहिए अपने सद्गुणों पर। ये बहुत प्रसन्न रहें, इतने प्रसन्न रहें कि अच्छे खासे लोगों को देखकर लज्जा आने लगे कि ये विकलांग व्यक्ति इतना खुश, और हम सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी टेंशन में रहते हैं, खुशी की तलाश करते हैं, बाजार में भी खुशी ढूंढने जानते हैं, कहीं कीमत देकर भी नहीं मिलती है। तो कुछ गुणों पर ये ध्यान दें। अपने को आत्मनिर्भर बनाए रखना, किसी पे भी डिपेंडेंट न होकर रहना, अपने विचारों को बहुत महान बना देना। ऐसे कई विकलांग हमने देखे जिनसे लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते हैं, तो अपने विचारों को इतना महान बना दें कि लोग इनसे राय पूछने आएं और बहुत अच्छा हो कि ये राजयोगी बन जाएं। तो इनके चेहरे पर, मस्तक में जो आत्मा मणि है वो इतनी चमकने लगे कि उसकी चमक को देखकर दूसरों के दुख भी दूर हो जाएं। तो ये इनके व्यक्तित्व का बहुत सुंदर विकास होगा। जी भ्राता जी, मुझे भी एक बात जब आपने कही तो याद आई। मैं बॉम्बे गया हुआ था कुछ वर्ष पूर्व। मैंने वहाँ देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे बहुत चमक थी, वो बहुत प्रसन्न था। तो मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी, मैं उनके पास गया और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कि आप अपाहिज हैं, मतलब आपके
हाथ नहीं, एक पैर नहीं था उनका, एक हाथ भी नहीं था। मैंने कहा कि आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर भी नहीं है, फिर भी आप, और भिक्षा भी आप मांग रहे हैं, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? आप कभी भगवान से शिकायत नहीं करते कि भगवान तुमने मुझे हाथ भी नहीं दिया, पैर भी नहीं दी, और साथ ही मुझे भिक्षा का पात्र थमा दिया? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया भ्राता जी, जो आप अभी कह रहे थे, तो अचानक मुझे याद आया, उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखता कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता हूँ कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, और मैं उसी में संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। तो बहुत सुंदर सीख मुझे उस भिक्षा मांगने वाले रियली व्यक्ति से ये मिली। तो सबके लिए, जी न केवल विकलांग और बेगर्स के लिए, लेकिन संसार के हर व्यक्ति के लिए ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है सदा प्रसन्न रहने का, जी। सदा संतोष में रहने का, कि भगवान से हमें क्या नहीं मिला उसकी शिकायत करने के बजाय उससे हमें क्या क्या मिला, और उसमें भी विशेष रूप से इस समय तो आकर वो हमें क्या क्या दे रहा है। अगर उन अचीवमेंट्स को हम याद करें तो हमारा चित्त हमेशा प्रसन्नता का सागर बनकर रहे। जी, मतलब भ्राता जी, अपनी प्राप्तियों को यदि हम देखें, अपनी उपलब्धियों को, कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, तो एक अलग प्रकार का संतोष और खुशी हमारे जीवन में रहती है। और वहीं कहीं हम दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरों की प्राप्तियों को देखने लगते हैं, तो हम खिन्न रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, और जीवन से हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। जी भ्राता जी, हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। ये प्रश्न हमारे पास आया है जयपुर राजस्थान से। ये लिख रही हैं, आई एम शालू, doing graduation from a reputed institute. I am doing very good in academics and always top in my class. But the problem is that I am not very confident in speaking English. Secondly, whenever I have to converse with anyone, I am not able to communicate my feelings and views properly. This also happens in interviews and I am not able to clear the interview. Please help me. तो मिस शालू, देखिए इस सब का एक ही कारण है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर में बसा हुआ है। तो इंग्लिश जानते हुए भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और आपस में फ्रेंड्स के बीच थोड़ा इंग्लिश में ही बातें करने की प्रैक्टिस किया करें। घर में भी छोटी छोटी चीज़ों में इंग्लिश का प्रयोग करने लगें, और फिर थोड़ा थोड़ा सा एक छोटी सभा में भी 4-5 अपने स्टूडेंट्स, अपने साथियों के सामने भी एक 5 मिनट का 7 मिनट का लेक्चर देने की प्रैक्टिस करें, तो ये जो एक स्टेज फियर है ये समाप्त हो जाएगा। रही बात, ये बहुतों में एक वीकनेस होती है कि अपनी अच्छी बात भी दूसरों को कह न पाना, सब कुछ तैयारी होते भी इंटरव्यू में ऐसा नर्वस हो जाना, ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाना कि सही उत्तर न दे पाना, कुछ भय की फीलिंग में रहना। इसके लिए हमारे पास राजयोग में एक बहुत अच्छी विधि है, और वो है स्वमान। जैसे हम भगवान के बच्चे हैं तो हम बहुत महान हैं, सवेरे उठते ही आप इस फीलिंग को बढ़ाओ। हम भगवान के बच्चे हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर हैं। इसको हम स्वमान कहते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो इन्फीरियर फीलिंग्स हो गई हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम तो ये काम कर नहीं पाएंगे, हमसे तो दूसरे लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इस सेल्फ रेस्पेक्ट का अभ्यास करें, उसमें भी शुरू यहीं से करें, हम भगवान के बच्चे हैं, वो ज्ञान का सागर है, तो हमारे पास भी बहुत ज्ञान है। हम उसके बच्चे हैं, वो बुद्धि का दाता है, तो हमारे पास भी एक सुंदर बुद्धि है, उसने दी हुई है। ऐसी संकल्पों की प्रैक्टिस करते रहने से ये चीज़ें जागृत होंगी, जैसे वो डल हो जाती हैं, वो सुसुप्त अवस्था में आ जाती हैं, और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो हम तो ये कहेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इंग्लिश भी अच्छी बोलेंगी, इंटरव्यू में भी सफल होंगी, और साथियों के बीच में भी जो आप कुछ कहना चाहती हैं उसे बेधड़क होके कह सकेंगे। तो एक तो प्रैक्टिस करें भ्राता जी, कहीं से कोचिंग भी ले सकती हैं यदि उनको लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है तो। और उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात आपने कही, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। कई बार हम अनावश्यक रूप से ही भयभीत रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरा उच्चारण ठीक होगा या नहीं होगा, सामने वाला क्या पूछ लेगा। ये भय कहीं ना कहीं उसे पहले ही हरा देता है, और सामने फिर इंटरव्यू
इंटरव्यू में जाते हैं तो उनकी वैसी ही स्थिति हो जाती है जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, वास्तव कई में। बार तो लेक्चर करने के बाद जी। लेक्चर करने वाले को अपने में ही एक फीलिंग होने लगती है कि ये शायद अच्छा नहीं हुआ, पता शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो इससे वो और परेशान होने लगते हैं। लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए हमारे पास बातें बहुत अच्छी थी, पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, हमने बोला बहुत अच्छे ढंग से, एवरीथिंग वाज फाइन। ऐसा ये चीज़ें अपने में कॉन्फिडेंस लाएंगे। कहीं कहीं हो सकता है दूसरों को हमारी बात अच्छी लगी हो लेकिन वो उसको एक्सप्रेस न कर पाएं, लेकिन उन्हें अच्छी तो लगी। दो लोग भी आके कह देते आपने बहुत अच्छा भाषण किया, अप्रिशिएट कर देते तो शायद हम फूले न समाते। लेकिन जैसे किसी ने कहा ही नहीं तो हम सोचते हैं कि शायद गलत हो गया, हम सफल नहीं हुए। लेकिन इस इन भावना को समाप्त करके हमेशा ये सोचो हमने अच्छा किया, कल और अच्छा करेंगे, फिर और अच्छा करेंगे। बात भ्राता जी इंटरव्यू की जब कभी युवाओं की बात आती है तो चूंकि प्रश्न तो ये नहीं है लेकिन मैं एक एडिशनल कर रहा हूँ, एक एडिशन है प्रश्नों में कि जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आमतौर पे मेंस तो निकाल लेते हैं बच्चे, लेकिन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा असफल होते हैं और इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो जो युवा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या अभ्यास करें, कैसी तैयारी करें ताकि इंटरव्यू में सफल हों? हाँ, मेरे पास कई कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। उनमें मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसका विस्तार तो हम यहाँ नहीं करेंगे, पर ब्रीफली ये है कि सवेरे उठते ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जगा हुआ है, एक्टिव है, हम संकल्प करेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, वो ऑलमाइटी है तो मैं भी मास्टर ऑलमाइटी हूँ। फिर हम एक संकल्प करेंगे कि आज इंटरव्यू में, आज या 3 दिन के बाद इंटरव्यू में मुझसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं। और एक दूसरी चीज, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक विजन दे दें जी, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जैसे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, मेरा सिलेक्शन निश्चित है, ये थॉट भी दे दे बहुत पावरफुल्ली। इससे वो भय निकल जाएगा। और फिर जितने भी दिन इंटरव्यू के हों, 7 दिन हों, 5 दिन हों, तो सवेरे उठते ही ये 2 प्रैक्टिस करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5-5 बार करें, बिल्कुल मतलब खुले मन से करें, बहुत कॉन्फिडेंटली करें। तो इससे धीरे धीरे वो भय, वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी और बिल्कुल राजा की तरह, शेर की तरह बिल्कुल निडर हो के ये सिलेक्शन तो हमारा होना ही है। बिल्कुल ऐसे मजे से इंटरव्यू में हम जाएंगे तो जो बैठे इंटरव्यू लेने वाले उसको भी इस पर्सनालिटी का बहुत गहरा इफेक्ट होगा। भ्राता जी कितने दिन पहले से ये अभ्यास करने 7 दिन पहले से करें तो बहुत अच्छा, पर अगर 7 दिन न बचे हों, जितने दिन बचे हों उतने ही दिन में कर लें। बिल्कुल। भ्राता जी, इसका कोई अनुभव आपके पास है कि किसी ने ऐसा किया हो और उन्हें सफलता प्राप्त हुई? मेरे पास अभी का पीछे रायगढ़ की संगीता, एक लड़की जिसको इंटरव्यू देना था, उससे मेरे से पूछा। पहले तो पैसे की बात थी बहुत सारी देने की, तो मैंने कहा कि तुम संकल्प करो कि बिना पैसे के ही मेरा सब काम हो जाएगा। तो वो बात आते आते थोड़े से पर आ गई, चाय पानी पर, वो भी अच्छा हो गया। और फिर मैंने उसको तैयार किया कि तुम ये सब अभ्यास करो जो मैंने अभी बताए। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे से वही प्रश्न पूछेंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस ले आओ कि मेरा सिलेक्शन तो निश्चित है, हो ही गया है जैसे कि। तो वो वहाँ गई और वो उसे देख के वो और सब बातें जो डिपार्टमेंटल थी वो तो पूछना भूल गए, और उन्होंने उसका बैच देख के यही पूछा कि बेटा तुम राजयोग करती हो क्या, मेडिटेशन करती हो? उसने कहा यस सर। तो कहा क्या होता है वो हमें भी जरा बताओ। तो उसने उनको थोड़ा थोड़ा बताया। 2-4 मोरल वैल्यूज के प्रश्न बहुत हल्के से उससे पूछे और अगले दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। बड़ी खुश हुई, बिना कुछ झंझट के, बिना कुछ खास तैयारी के, लेकिन उसके मन से भी डर निकल गया था। उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं वही पूछे जाएंगे। लेकिन भ्राता जी कहीं ऐसा तो ना हो कुछ विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ, कि वो पूरी तैयारी भी ना करें और कुछ ही तैयारी करें और ये सोचें कि यही क्वेश्चन आए, तो कहीं ये भी एक ड्रॉबैक तो नेगेटिव बात हो सकती है। इसलिए
क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का यूज है तो उन्हें तैयारी तो बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास इम्पोर्टेंट पहलू रहेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाए, इसके लिए बहुत अच्छी राजयोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देखिए, ये कॉन्फिडेंस भी मनुष्य के पास तभी आएगा कि मेरा सिलेक्शन निश्चित है जब उसकी तैयारी अच्छी हो। तो तैयारी पूरी करनी ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तैयारी पूरी तो अपनी तरफ से हम बेस्ट करें, उसके पश्चात जो आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताए हैं उनके आधार पे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और फिर इंटरव्यू भेजें। क्योंकि यही तो होता है कि बहुत सुंदर तैयारी होने के बाद भी जो डर की फीलिंग है, नर्वसनेस है, वो उनको सफल नहीं होने देती। तो और वो भूल भी जाते हैं कुछ। वो जब प्रश्न पूछेंगे तो वो ऐसे ऐसे करने लगेंगे, तो देखेंगे क्या था, इतने में तो काम पूरा हो जाता है। तो निडरता आ जाएगी। जी 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 प्रता जी, मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। ये हमारे पास आया है जमशेदपुर से और वेदांत शुक्ल जी लिख रहे हैं। ये कहते हैं, आपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को सभी प्रकार के व्यक्तित्वों का आधार बताया, लेकिन आज की पीढ़ी को अध्यात्म आदि में कोई रुचि नहीं है। यदि आप लोग उनमें अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा कर सकें तो आप लोग सचमुच साधुवाद के पात्र होंगे। वेदांत बिल्कुल शुक्ल जी ठीक कहते हैं। और मनुष्य ने ही आध्यात्म को भुलाकर मनुष्य को भौतिकता की इस लंबी चौड़ी जो रेस चल रही है इसकी ओर धकेल दिया है। तो मनुष्य ने ही उसे भौतिकवादी बनाया है, और हम मनुष्यों का एक काम होगा युवकों को विशेष रूप से आध्यात्मवादी बनाना। और हम ये देखते हैं कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वालों की बहुत बड़ी संख्या युवकों की है। उसमें छोटे बच्चों से लेकर और 20-22 साल तक के लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। राजयोग मेडिटेशन में वो इतने सफल अपने को महसूस करते हैं और अपने को जीवन में चेंज लाने की उनकी एक ऐसी इच्छा देखी गई है जो बाहर के लोग, आम लोग नहीं समझ पाते। वो तो लड़के लड़कियों की ड्रेस देखकर, उनके बातचीत करने का तरीका देखकर कहेंगे ये तो सब मॉडर्न हो गए हैं, ये हमारी बात सुनेंगे नहीं, इनका धर्म अध्यात्म से क्या लेना देना। लेकिन हमने ऐसा नहीं पाया, क्योंकि मनुष्य जीवन का बीज भी तो आत्मा है ना, और वो सबके अंदर है। तो एक तरह से सबके अंदर स्पिरिट है, तो स्पिरिचुअलिटी के बीज भी हैं। हमें केवल उसको, मनुष्यों को उस ओर ले चलना है। तो हमारी ओर से ये पूरा प्रयास हो रहा है और बहुत सारे युवक इसमें सफल हो रहे हैं। और वो युवक ही ये आध्यात्मिक क्रांति इस वसुंधरा पर पुनः ले आएंगे और युवकों का एक बड़ा समूह आध्यात्म से जुड़ जाएगा। मैं तो अगर अपने सर्वे के अनुसार कहूँ तो ओल्ड एज लोगों से, मतलब 60 साल के बाहर के लोगों से कहीं ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं 40 साल से कम के लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर। बहुत एक्टिव भी, बहुत अट्रैक्टिव भी, अट्रैक्शन हो रहा है उन्हें इस तरफ। तो ये एक सुंदर भविष्य का संदेश, एक सुंदर भविष्य की छाया पहले ही हमें दिख रही है। और निश्चित रूप से शुक्ल जी की जो एक सुंदर आस है, हम इस महान कार्य में सफल होंगे। लोग कहीं ना कहीं भ्राता जी निराश होते जा रहे हैं युवा पीढ़ी को देखते हुए कि ये तो बिल्कुल भौतिकवादी होते जा रहे हैं। और जिस प्रकार की घटनाएं आजकल समाज में हो रही हैं, हिंसा, बलात्कार या अपराध की घटनाएं, उससे भी बहुत निराश हो रहे हैं कि अध्यात्म तो इनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है, वो ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है, अध्यात्म उनके अंदर है, केवल आवश्यकता है उन्हें दिशा दिखाने की। और सचमुच एक सही राह यदि दिखाई जाए, चाहे वो बचपन से हो चाहे युवा पीढ़ी को, जब भी जिस भी एज ग्रुप में वो हैं, तो निश्चित रूप से हम समाज को बिल्कुल बदल मैं पाएंगे। इसमें कहना चाहूँगा कि दिल्ली में 5 लोगों ने एक गैंग रेप को अंजाम दे दिया, या किसी छोटी बच्ची के साथ 2-4 ने, तो इसके आधार पर हम सब युवा वर्ग को तो नहीं तोड़ सकते ना। बहुत ही युवक अच्छे हैं, युवकों में हमें बहुत चरित्रवान लड़के और लड़कियां मिलते हैं। केवल उनकी ड्रेस को देखने से ये काम नहीं होगा। तो अगर 5% युवक बुरे हैं, मैं तो ये कहूँगा इससे ज़्यादा हैं ही नहीं बुरे, 95% वो बहुत अच्छे भी तो हैं। तो अच्छाई का प्रभाव भी तो बहुत पड़ेगा। ये ठीक है कि बुराई का प्रभाव इसलिए पड़ता है कि मीडिया उसे ज़रा
ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। अच्छी घटनाएं बहुत हो रही, हमारे युवक बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, गांव-गांव में जाकर लोगों के व्यसन छुड़ा रहे हैं, उन्हें जीवन जीने का राह दिखा रहे हैं, रोगियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होती तो सबको लगता है ये युवक सब बेकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें से कई देवत्व को अंदर समाये हुए भी लोग हैं। बिल्कुल, और ऐसे युवा ही समाज में परिवर्तन लाएंगे, प्रकाश लाएंगे, और साथ ही साथ लोगों के जीवन में भी जो एक निराशा फैलती जा रही है उनके लिए भी आदर्श रूप में सामने आएंगे। प्राता जी, अगला मेल है, आई एम अनु फ्रॉम दिल्ली। आई रियली एडमायर मदर टेरेसा फॉर हर पर्सनालिटी एंड क्वालिटीज। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पेशेंट एंड एरोगेंट बाय नेचर. How do I can change myself and imbibe the qualities of love,